हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा फर्स्ट के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों लोगों के लिए भाई, ठीक है। हिंदी भाषा फर्स्ट जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों लोगों के लिए भाई, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो या फिर चाहे वो आर्ट स्ट्रीम से हो, दोनों लोगों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो सीटेट 7 जुलाई 2024 को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। और ये उसके आगे जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम होंगे सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ही सॉल्व करोगे आपको नॉलेज के साथ साथ अनुभव भी मिलेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे पहले के परीक्षाओं में, ठीक है। तो देखिए, हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है भाई। इससे पहले हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट हिंदी का सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस के प्लेलिस्ट में, वहां से साइंस वाले साइंस स्ट्रीम के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, आर्ट वाले आर्ट स्ट्रीम के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, ओके। और आपको बता दें कि अब देखिए अब जो है सीटेट का एग्ज़ाम धीरे धीरे करीब आ रहा है भाई। 1 महीने बचे हैं सीटेट के एग्ज़ाम को, उतना मान के चलिए, क्योंकि 2-4 दिन इधर उधर हो जाते हैं भाई। सिर्फ आप लोग मानिए कि 1 महीने हमारे पास बचे हैं सीटेट के लिए। अभी भी टाइम है, अगर आप लोग मेहनत से पढ़ लेंगे और या फिर ये हमारा प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना निश्चित है, ठीक है। लेकिन ध्यान से माइंड को कंसंट्रेट करके, क्योंकि जितना भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं भाई ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सभी के सभी जितने भी प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सॉल्व किया सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। और जो आगे सॉल्व करेंगे हम लोग वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही होंगे। 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर इजी टू हार्ड पेपर, ठीक है। अब हम लोग इजी से हार्ड की ओर बढ़ रहे हैं, कठिन पेपर की ओर बढ़ रहे हैं, ओके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। चलिए भाई पढ़ते हैं। और एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों से कि पैराग्राफ को एक बार ध्यानपूर्वक माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नहीं तो अगर बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद फिर पैराग्राफ पढ़कर क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे, ऐसे करेंगे तो टाइम ज़्यादा लॉस होगा, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है सीटेट के एग्ज़ाम में। सीटेट के एग्ज़ाम में टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम कह रहे हैं टाइम का मैनेजमेंट करना सीखिए, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलेगा सीटेट के एग्ज़ाम में, कब टाइम बीत गया कुछ नहीं पता चलेगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है, ओके। तो चलिए देखते हैं। देखिए, किसी को देखने के लिए आँख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया है। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक ओर कठिनाइयों का सामना किया, दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भयता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती राय की। रेवती राय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रख केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फारसी नाम से कैब सेवा प्रारंभ की। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफ़र का भरोसा देना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्हें महानगरों में
मुँह बाए बैठे अपराधी तत्वों या परपीड़ा में आनंद लेने वालों से प्रायः रोज ही जूझना पड़ता है। खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी व्यवस्था भी प्रेरणा देती है। व्यवस्था भी प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आँख नहीं, दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चुक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था, सो उन्होंने एक कदम नया रास्ता चुना। कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन। ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं क्वेश्चन और आंसर। देखिए, कौन सा विकल्प गद्यांश के प्रमुख भाव के सबसे निकट है? बताइए भाई। साहस और खतरे, पहले घर फिर बाहर, हिम्मत और ज़िंदगी, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल विकल्प गद्यांश के मुख्य भावों से सबसे निकट है। इसका तात्पर्य है कि अगर मनुष्य हिम्मत तथा धैर्य के साथ कोई काम प्रारंभ करता है तथा मेहनत एवं लगन पूर्वक उस कार्य को करता है तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? प्रारंभ, सफलता, परिवहन, कठिनाइयाँ। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, सफलता। ठीक है, सफलता शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों प्रयोग हुआ है। सफलता का मूल शब्द है फल होता है। ठीक है, सफलता का मूल शब्द फल होता है, जिसमें सा उपसर्ग लगाने से सफल तथा ता प्रत्यय लगाने से सफलता हो जाता है। उपसर्ग किसे कहते हैं भाई? उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। और प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है क्या है? बताइए। दूसरों से पीड़ा, दूसरों की पीड़ा, दूसरों में पीड़ा, दूसरों को पीड़ा। बताइए भाई, परपीड़ा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, दूसरों की पीड़ा। परपीड़ा शब्द का अर्थ दूसरों की पीड़ा है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना है? बताइए भाई, किसके जीवन का दर्शन बना है? संघर्षशील व्यक्ति के, रेवती राय के, विवेकानंद के, असुरक्षित महिलाओं के। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, रेवती राय की। ठीक है, गद्यांश में उद्धृत कथन किसी को देखने के लिए आँख की नहीं, दृष्टि की आवश्यकता होती है। रेवती राय के जीवन का दर्शन बना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेवती राय का कैब सेवा मूलतः किसके लिए है?
कामकाजी महिलाओं के लिए, महानगरों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, मुंबई के निवासियों के लिए। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कामकाजी महिलाओं के लिए। ठीक है, रेवती राय ने कैब सेवा मूलतः कामकाजी महिलाओं के लिए है। रेवती राय ने एकदम नया रास्ता कैब के द्वारा कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन देने के लिए चुना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता। कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता। मनमानी करने वाले बालकों से, परिवहन की समस्याओं से, गृहस्थ की समस्याओं से, पर पीड़क और अपराधी लोगों से। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पर पीड़क और अपराधी लोगों से। कामकाजी महिलाओं को महानगरों में मुंह बाएं बैठे अपराधी तत्वों या पर पीड़ा में आनंद लेने वाले से प्रायः रोज ही जूझना पड़ता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे का कारण है या पीछे का कारण था, क्या था भाई बताइए। समाज सेवा की भावना, महिलाओं की कठिनाइयाँ, सामाजिक दबाव, पारिवारिक व्यवस्था। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, महिलाओं की कठिनाइयाँ। ठीक है, कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे महिलाओं की कठिनाइयाँ थीं, जिसे ध्यान में रखकर केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फारसी कैब सेवा प्रारंभ की। इसका उद्देश्य कामकाजी एवं ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफ़र का भरोसा देना है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना। रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना। खतरों में कदम रखने का, लोगों की सेवा करने का, बीमार पति की देखभाल का, महिलाओं के लिए कैब संचालन का। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, महिलाओं के लिए कैब संचालन का। ठीक है, रेवती राय ने एकदम नया रास्ता कामकाजी तथा ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए कैब संचालन को चुना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस जिंदगी को खतरे और आशंकाओं से भरा माना गया है। किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है। फारसी कैब संचालन की, कामकाजी महिलाओं की, महानगरों की, सड़क परिवहन की। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सड़क परिवहन की। ठीक है, सड़क परिवहन की जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है, जहां प्रत्येक क्षण दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए भाई चुनते हैं। देखिए, गरजते घन घनन घन घन, नाचता है मोर मोर सामन, ऐसे पड़ी झरझर झड़ी, भीगा बदन बेसुध है मन, आज वर्षा अजब आई, बह रही मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई। ठीक है, चलिए भाई अब इसके जवाब देते हैं। देखिए, बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन गाने लगता है,
झूमने लगता है, पानी से भीग जाता है, मस्त हो जाता है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, मस्त हो जाता है। कवि का मन गरजते बादल तथा घनघोर बरसात में मोर जैसा प्रसन्न है। यहाँ बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन मस्त हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि सुबह हो गई है, वे नींद से जाग रहे हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। ठीक, खेत अंगड़ाइयाँ ले रही हैं, इसका मतलब उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गरजते घन घनन घन घन में अलंकार है, रूपक, उपमा, श्लेष, अनुप्रास। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुप्रास अलंकार। ठीक, गरजते घन घनन घन घन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार क्या है भाई? जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए घन, ठीक, घन वर्ण जो है 3 बार जो है 3 बार इसकी आवृत्ति हुई है। घन घनन घन घन, ठीक है, 4 बार हुई भाई। और इसमें देखिए श्लेष अलंकार दिया हुआ है ना। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तथा एक से अधिक अर्थ प्रकट में अपेक्षित हो। ओके, जिन शब्दों में श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जिसमें एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं भाई? 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। ठीक है, 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा का अर्थ है समता, तुलना या बराबरी। जहाँ उपमेय से उपमान की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, रूपक अलंकार किसे कहा जाता है भाई? रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो या उपमान और उपमेय का अभेद हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मन की उपमा किससे दी गई भाई? मन की उपमा किससे दी गई है? जल्दी बताइए, मन की उपमा किससे दी गई है? मोर से, बादलों से, सावन से, वर्षा से। बताइए भाई। मोर से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। मन की उपमा मोर से दी गई है। जिस प्रकार घनघोर बारिश से मोर का मन प्रफुल्लित हो उठता है तथा वह झूम उठता है, उसी प्रकार मन भी प्रसन्न हो गया है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य। लिपट कर सो गया सूरज का भाव है सूर्य। क्या है भाई? सूर्य थक गया है, नींद में है, छिप गया है, खो गया है। बताइए भाई। ऑप्शन नंबर
बी सही है, छिप गया है। ठीक है। लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य छिप गया है। बरसात के मौसम में बादलों में अक्सर सूर्य छिप जाया करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पूर्वाई से आशा है, पूर्व की ओर बहने वाली पवन, मद मस्त करने वाली हवा, पूर्व से आने वाली वायु, पूर्व को बहने वाली नदी। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, पूर्व से आने वाली वायु, उसे पूर्वाई कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। चलिए भाई चुनते हैं सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? बताइए भाई, भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। नंदिनी की अशुद्धियों को काटकर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक कट जाएंगे। या फिर नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार कर सके। ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी लिखते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियां करता है या करती है तो भाषा शिक्षक के रूप में अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करें कि वह स्वयं उनमें सुधार कर सके। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है भाई? आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, या फिर संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न करना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों के समझना और उनका प्रयोग करना है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? कौन सा प्रश्न भाई? घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूहों में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। या फिर घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। या फिर घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
ऑप्शन नंबर डी सही है। घर घर आपकी ही चर्चा है। वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? घर घर आपकी ही चर्चा, इस वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। इस पुनरावृत्ति से वाक्य के आशय पर प्रभाव पड़ता है, जिसका बोध हमें व्याकरणिक ज्ञान से संभव है। अतः वाक्य का विषय व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? क्या भाई सबसे कम महत्वपूर्ण? समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले का पाठ। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा प्रदर्शित करना। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हुए हमारे लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है कि समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन करें, क्योंकि इसके द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषाई विकास संभव नहीं है। अन्य विकल्प भाषाई विकास में सहयोगी होते हैं। ठीक है, इसको छोड़ करके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को छोड़ करके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद, भाषा बोध और साहित्य बोध। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, भाषा बोध और साहित्य बोध। ठीक है। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए भाषा बोध और साहित्य बोध का होना अति आवश्यक है। अगर किसी आलोचक या समालोचक को भाषा तथा साहित्य का ज्ञान नहीं होगा तो वह किसी रचना के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? बताइए भाई, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। ठीक है। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री बच्चों में पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए विकसित की जाती है। अतिरिक्त पठन सामग्री के माध्यम से बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा की जाती है, जिससे उनका शिक्षा के प्रति लगाव बढ़े। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है भाई? बताइए। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकारिक रूप से पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, साहित्यिक विधाओं में रचना करना। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ठीक,
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण उद्देश्य भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना है। भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में भाषा का उचित एवं नियमबद्ध तरीके से ज्ञान प्रदान किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विभिन्न कार्यक्षेत्रों, ठीक है, विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्त से तात्पर्य है विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग, भाषा के नियम, शब्दों की व्युत्पत्ति। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, विशिष्ट भाषा प्रयोग। ठीक है, प्रयुक्ति एक विशिष्ट नियम का प्रयोग, ठीक है, प्रयुक्ति एक विशिष्ट नियम का प्रयोग विधि का सूत्र या ट्रिक होती है जिससे विभिन्न कार्यक्षेत्रों के विद्यार्थी परिचित कराए जाते हैं ताकि वे विद्यार्थी भाषा के विभिन्न नियमों को सीख सकें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? बताइए भाई, किस विधि में भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? बताइए भाई, व्याकरण विधि में, अनुवाद विधि में, या फिर सूत्र विधि में, या फिर प्रत्यक्ष विधि में? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, जबकि व्याकरण विधि, सूत्र विधि एवं अनुवाद विधि को भाषा शिक्षण की विधि से मातृभाषा के मध्यस्थ रखा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या है भाई? किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, या फिर परीक्षा का आयोजन करना? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। ओके, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए भाषा प्रयोग के अधिक अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना तथा परीक्षा का आयोजन करना आदि सभी भाषा शिक्षण के संदर्भ में मात्र सहायक क्रियाएं हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों ने क्या सीखा? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, बच्चों ने कितना सीखा। ठीक है, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चों ने कितना सीखा, अर्थात कक्षा अधिगम तथा शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाए गए पाठ्य सामग्री का बच्चे कितना सीखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, व्याकरण सिखाना चाहती है, या फिर परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। ओके,
जब कोई शिक्षिका किसी वाक्य में भी, ही, तो जैसे अनेक निपात शब्दों के बारे में अर्थांतर करती है तो वह भाषा की बारीकियों को समझाना चाहती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या सबसे कम महत्वपूर्ण भाई? भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। ठीक है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी तथा भाषा कौशलों का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि संवैधानिक मूल्यों की जानकारी सबसे कम महत्वपूर्ण है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी, जीवनी। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, एकांकी। ठीक है, साहित्य में एकांकी विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, क्योंकि एकांकी में कई पात्र होते हैं और प्रत्येक पात्र का भिन्न भिन्न किरदार होता है। उन किरदारों को सस्वर पठन विधि द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात भावानुकूल ध्वनि का उतार चढ़ाव होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? बताइए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। आँखों पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। या फिर सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था? या फिर लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, आँखों पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में विद्यार्थी की अभिव्यक्ति को परखने के लिए आप लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इन प्रयोगों से विद्यार्थी की भाषा पर पकड़ का पता चलता है। ओके, तो दोस्तों, ये तो थे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन। और आप लोग कमेंट करके बताइए आपका 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके मित्रों का भी भला हो जाए भाई, क्योंकि सीटेट के परीक्षा में सबको पास होना है भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।